हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हमने कल शिक्षक की भूमिका का पार्ट ए पढ़ा था, जिसमें हमने दो शिक्षक की भूमिकाएं देखी थी। पहला है शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में, ये हमने कर लिया था। शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में ये कर लिया था। आज हम देखते हैं तीसरा, शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कैसे कार्य करता है। शिक्षक की समाज में बहुआयामी भूमिका होती है। शिक्षक की समाज में बहुआयामी भूमिका होती है और शिक्षक सदैव विद्यालय के अंदर एवं बाहर दोनों प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। शिक्षक को हम प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, विद्यालय के अंदर तथा बाहर। अब देखते हैं परामर्श का अर्थ क्या होता है। एक व्यक्ति की मांग पर दूसरे अनुभवी व्यक्ति द्वारा उचित सलाह देना परामर्श होता है। किसी एक व्यक्ति की मांग पर दूसरे अनुभवी व्यक्ति द्वारा उचित सलाह देना परामर्श है। अब हम देखते हैं कि शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कैसे कार्य करता है। तो प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। पहला है छात्रों का हितैषी। एक शिक्षक छात्रों को कोई भी समस्या आने पर शिक्षक उनकी समस्या को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करता है। समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्ण प्रयास। एक शिक्षक शिक्षार्थियों की समस्याओं को दूर करने का पूर्ण प्रयास करता है। एक शिक्षक छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक एक परामर्शदाता है, यानी कि परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। फिर अगला है विशेषज्ञ। परामर्श का यह नियम है कि परामर्शदाता उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। परामर्शदाता उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए जिस क्षेत्र में परामर्श की आवश्यकता है। एक परामर्शदाता को उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए जिस क्षेत्र में परामर्श की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ होने के कारण उसको परामर्शदाता माना जाता है। यानी शिक्षक जब अपने विषय का विशेषज्ञ होता है, इसलिए उसे परामर्शदाता माना जाता है। फिर अगला आता है गोपनीयता रखने वाला। यदि कोई परामर्श लेने आया है, कोई छात्र शिक्षक से परामर्श लेने आया है, तो उसके निजी जीवन संबंधी बातें बिना किसी को बताए गोपनीयता का पूरा पालन करते हुए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि छात्र की बुराइयों की चर्चा कक्षा में करें। तो गोपनीयता रखने वाला। फिर अगला है अनुभव। परामर्श देने के लिए उस क्षेत्र में का अनुभव रखना बहुत जरूरी होता है जिस क्षेत्र में परामर्श दिया जाना है। जिस क्षेत्र में परामर्श दिया जाना है उस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर अगला है विद्यार्थी की समस्या को समझने वाला। एक शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में विद्यार्थी की समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए। अगर विद्यार्थियों को कोई समस्या है तो उसके संबंध में विद्यार्थी शिक्षक से परामर्श लेता है और शिक्षक उसकी समस्या का समाधान करता है और उसकी समस्याओं को समझता है। परामर्श के प्रकार। परामर्श के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सामूहिक परामर्श, दूसरा होता है व्यक्तिगत परामर्श। सामूहिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श। सामूहिक परामर्श में समूह में परामर्श दिया जाता है। सामूहिक परामर्श में समूह में परामर्श दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत परामर्श में किसी एक व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है। सिर्फ एक समय में एक ही व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है। एक समय में एक व्यक्ति को। अब देखते हैं, हमने देख लिया परामर्श के प्रकार दो होते हैं, सामूहिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श।
अब देखते हैं अगली शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कैसे कार्य करता है। हमारी संस्कृति में शिक्षक का स्थान सम्मानीय रहा है। शिक्षक हमारी संस्कृति में हमेशा सम्मानीय रहा है और सदैव उसे हमें पथ प्रदर्शक माना गया है, मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक माना गया है। एक मनोवैज्ञानिक हैं डेबीज, जिनके अनुसार देखते हैं मार्गदर्शक की परिभाषाएं क्या क्या हैं। लिखा है, मार्गदर्शन एक शिक्षक द्वारा किया गया वह कार्य है जो विद्यार्थियों को प्रेरित, प्रोत्साहित एवं उत्तेजित करता है, जो सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल बनाता है। फिर से देखते हैं, मार्गदर्शन एक शिक्षक द्वारा किया गया वह कार्य है जो विद्यार्थियों को प्रेरित क्या करता है, प्रेरित, प्रोत्साहित एवं उत्तेजित करता है। ये कीवर्ड याद कर लीजिएगा, प्रेरित, प्रोत्साहित एवं उत्तेजित करता है, जो सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल बनाता है। ये डेविज के अनुसार मार्गदर्शन की परिभाषा है। मार्गदर्शन एक शिक्षक द्वारा किया गया वह कार्य है जो विद्यार्थियों को प्रेरित, प्रोत्साहित एवं उत्तेजित करता है, जो सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल बनाता है। अब हम शिक्षक निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं कि शिक्षक एक मार्गदर्शक है। अब देखते हैं शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं या प्रमुख कार्य क्या हैं। शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में तो मार्ग का ज्ञाता, विद्यार्थी को जो समस्याएं, चुनौतियां आदि कक्षा में आ रही हैं, शिक्षार्थियों को जो समस्याएं एवं चुनौतियां कक्षा में आ रही हैं, एक शिक्षक उससे पहले से ही परिचित हो जाता है। अतः शिक्षक मार्ग का ज्ञाता होने के कारण उसे मार्गदर्शक कहते हैं। यानी कि जब भी विद्यार्थियों की समस्याएं होती हैं, समस्याएं, चुनौतियां कक्षा में होती हैं, शिक्षक उससे पहले से ही परिचित हो जाता है। इसलिए शिक्षक को मार्ग का ज्ञाता होने के कारण मार्गदर्शक कहा जाता है। फिर अगला है लक्ष्य की ओर अग्रसर करने वाला। जो है मार्गदर्शन सदैव लक्ष्य की ओर हमें ले जाता है और शिक्षक भी निश्चित समय में एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए संपूर्ण प्रयास करता है। फिर अगला है संसाधन से संपन्न। क्या है? संसाधन से संपन्न। मार्गदर्शन के लिए संसाधन संपन्न होना बहुत आवश्यक होता है। अगर हमें मार्गदर्शन करना है तो उसके लिए संसाधन संपन्न होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षक शिक्षण सामग्री तथा गतिविधियों आदि को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करता है। फिर अगला है प्रेरक। मार्गदर्शन का ये नियम है कि विद्यार्थी को सदैव प्रयास करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शिक्षक विद्यार्थी के दौरान एक सकारात्मक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक विद्यार्थी के लिए एक सकारात्मक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। सकारात्मक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। फिर अगला है प्रोत्साहन करता। एक शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा छात्रों को प्रोत्साहित करता रहता है, एक पहलकर्ता के रूप में या नेतृत्वकर्ता के रूप में। तो शिक्षक छात्रों के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। तो ये हो गई कि शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कैसे कार्य करता है। अब हम देखते हैं अगला है शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। देखते हैं कि शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में कैसे कार्य करता है। साधारण अर्थों में कहें तो अनुश्रवणकर्ता वह व्यक्ति होगा जो किसी कार्य की देखरेख करते हुए कार्य में आने वाली बाधाओं एवं कमियों को ध्यान में रखते हुए उसे दूर करने के लिए, कमियों को ध्यान में रखते हुए उसे दूर करते हुए कार्य को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। कार्य को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। एक अनुश्रवणकर्ता वह व्यक्ति होगा जो किसी कार्य की देखरेख करते हुए कार्य में आने वाली बाधाओं एवं कमियों को ध्यान में रखते हुए
कार्य को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। इस रूप में जो शिक्षक है वो एक अनुसरणकर्ता के रूप में कार्य करता है। उसके अगले कुछ बिंदु और देखते हैं। पहला है सुधारक। भाई अनुसरणकर्ता अगर निगरानी के दौरान सदस्यों में कोई कमी या समस्या को देखता है, अनुश्रवणकर्ता किसी कार्य की निगरानी के दौरान किसी भी समस्या या कमी को देखता है तो अपने विशेषज्ञ ज्ञान के द्वारा उनकी सहायता करता है। इसी प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करता है, निदान करता है, उपचार करता है। फिर अगला है नियम का निर्माता। नियम का निर्माता किसी कार्य को निश्चित ढंग से करने के लिए हमें नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। हम कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कक्षा अध्यापन करने के लिए नियम बनाना, गतिविधियों का संचालन करने के लिए नियम बनाना। फिर अगला है प्रत्येक शिक्षार्थियों के कार्यों का संग्रह। जो अनुश्रवण करता है वो प्रत्येक विद्यार्थी के कार्यों से संबंधित सभी आंकड़ों का संग्रह करता है, जिससे बालक की समस्याओं एवं कमियों को दूर किया जा सके। एक शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के कार्यों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करता है, जिससे उसकी समस्याओं एवं कमियों को दूर किया जा सके। फिर अगला है प्रतिपुष्टिकर्ता। अनुश्रवणकर्ता भी प्रत्येक शिक्षक की क्षमता के अनुसार उससे प्रतिपुष्टि चाहता है, उसे प्रतिपुष्टि की अपेक्षा रखता है उसकी क्षमता के अनुसार। फिर अगला है निदानकर्ता। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करता है, उपचार करता, वह उनकी परेशानियों का उपचार करता है। तो ये हो गई आज हमारे शिक्षक की भूमिकाएं कंप्लीट हो गई। अब आगे हम व्यावसायिक आचरण एवं नीति पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।